आज हम जानेंगे एक ऐसे ट्रेडर के बारे में जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी बैंक को बैंक करप्सी तक लाने का काम किया। कौन है ऐसे ट्रेडर, किस तरीके से इन्होंने ये काम किया है, कैसे इन्होंने अपने पैसे का गलत उपयोग करके पॉलिटिकल पार्टीज में बदलाव किए, किस तरीके से इन्होंने एक दिन में $1 बिलियन कमाए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ऐसा पावरफुल ट्रेडर कौन है तो वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश जैन और मैं आपका स्वागत करता हूं स्टॉकोलॉजी सिक्योरिटीज में। ये जो स्टोरी है ये मोटिवेशनल स्टोरी होने के साथ साथ इंस्पिरेशनल स्टोरी भी है और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस ट्रेडर से अभी भी मिल सकते हैं। जी हाँ, यह ट्रेडर आज भी जीवित है और इनकी उम्र है 94 ईयर्स। और अगर मैं इनकी पर्सनल नेटवर्थ की बात करूं तो 8.3 बिलियन इनकी पर्सनल नेटवर्थ है। इन्होंने एक दिन में $1 बिलियन कमाए थे और इनका नाम है जॉर्ज सोरोस। बहुत सारी एलिगेशंस और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इन पर लगी है। इन्होंने अपने पैसों के दम पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज में बदलाव करे हैं, न ही अपने देश में बल्कि दूसरे देश विदेशों में भी इन्होंने ये काम किया है। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में भी इनके द्वारा बहुत सारी फंडिंग गलत कामों के लिए हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह बात है 1930 की, जब हंगरी में एक बच्चे का जन्म हुआ था। उस समय नार्जिस की हुकूमत थी। हिटलर का तो आप वैसे नाम जानते ही होंगे। उस समय में जब बच्चा बड़ा हो जाता था तो उसे यूजुअली आर्मी ज्वाइन करवाई जाती थी, या फिर उस समय वह लोग बहुत टफ दौर से गुजरते थे। लेकिन एक बच्चा ऐसा जिन्होंने अपने एटीट्यूड को चेंज किया, उसे भूख थी पैसा कमाने की और उसे पता था कि अगर पैसा और पावर नहीं है बॉस तो कुछ भी नहीं है। अब पैसा और पावर कमाने के लिए उसे सिर्फ एक रास्ता पता था, एजुकेशन। और उसने एजुकेशन का सहारा लिया और उसने मेहनत की और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एग्ज़ाम क्रैक करके एडमिशन लिया और एडमिशन लेने के बाद पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने फ्लोर ट्रेडिंग की और कुछ लोगों के साथ काम किया, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाया और एक्सपीरियंस बढ़ाने के बाद उन्होंने 1970 में अपना एक हेज फंड शुरू किया जिसका नाम था सोरोस फंड। वह कुछ स्ट्रेटजीज के बेसिस पे अलग अलग देशों की करेंसीज पर बेट्स लेते थे। इसके बेसिस पे उन्होंने फंड इकट्ठा किया और उसका अच्छा रिटर्न उन्होंने दिया। 7-8 साल हुए, अच्छा खासा उन्होंने एक डिसेंट रिटर्न निकाला, एक प्रॉफिट निकाला। उसके बाद में उन्होंने सब कुछ अच्छा चल रहा था और बीच में जो है एक समय आया 1979 और वहाँ पर उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी। वो अपॉर्चुनिटी क्या थी तो आइए चलते समझते हैं। उस समय इकोनॉमिकल बादल गहराने लगे। अब इकोनॉमिकल बादल कैसे गहराने लगे तो आइए चलते हैं समझते हैं। यूरोपियन कंट्रीज में उस समय जैसे कि अलग अलग देशों की अलग अलग करेंसी होती है, उसी प्रकार से जैसे यूएस की करेंसी डॉलर है, ब्रिटेन की करेंसी पाउंड है और भी अदर करेंसीज होती है, तो उस करेंसी में उतार चढ़ाव बहुत होते थे। अब उस समय उतार चढ़ाव होने के कारण ये जो आपस में जो ट्रेड करते थे या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, तो जिस प्रोडक्ट का या जिस वस्तु का ये आदान प्रदान करते थे उसकी रेट को फिक्स करने में इन्हें दिक्कत आती थी। तो इन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना एक मीटिंग बुलाई जाए। इन्होंने एक मीटिंग की सभी देशों की और वहाँ पर इन्होंने एक ऐसा सिस्टम निकाला जिसका नाम था ERM, एक्सचेंज रेट मैकेनिज़्म। एक्सचेंज रेट मैकेनिज़्म एक ऐसा सिस्टम इन्होंने इजाद किया जिसमें इन्होंने अपनी देशों की करेंसी को एक रेंज में जो है फ्लक्चुएट करवाने का निर्णय लिया। मतलब कि जैसे USD की अगर बात करें तो उस समय 35 से 40 रुपये का हमारा मोमेंटम होगा। अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं तो 50 से 60 रुपये का, मतलब ये जो है मोमेंटम को एक रेंज में घुमाकर जिससे है प्राइस का जो है
फ्लक्चुएशन कम हो और जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो रेट्स होती हैं ये इजीली ये सब व्यवस्थित चल सके। अब बात रही कि इसको मैनेज कैसे करेंगे, इसको मेंटेन कैसे करेंगे, तो इन्होंने नेशनलाइज बैंक का सहारा लिया कि नेशनलाइज बैंक इनको मैनेज करेंगे। अगर मान लो 30 रुपये से 40 रुपये इन्होंने रेंज डिसाइड करी है, वो 40 रुपये से ऊपर अगर डॉलर जाता है तो नेशनल बैंक्स क्या करेंगे, वहाँ से सेल करेंगे और सेल करके उसको वापस बैलेंस करेंगे, मतलब नीचे लेके आएंगे। अगर वो 30 के नीचे जाता तो वहाँ से बाय करेंगे और ऊपर वापस से उसको लेकर आएंगे। अल्टीमेटली वह उसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, सब बढ़िया चल रहा था, लोग फेस्टिवल बड़े धूमधाम से मना रहे थे। दिक्कत तब होती है जब ब्रिटेन में रिसेशन शुरू होता है। अब लोग उसमें डॉलर को सेल करने लग जाते हैं। अब जो डॉलर की कमान को संभाल रहे थे वह ब्रिटेन की बैंक ऑफ इंग्लैंड थी, जो कि एक नेशनलाइज बैंक थी। अब उसे टेंशन होने लगी कि अगर डॉलर की प्राइस को नहीं संभाला गया तो हम ERM से बाहर हो जाएंगे। अब यह सारी स्थिति जो है जॉर्ज सोरोस को पता चलती है, तो वह उसको अच्छे से एनालाइज करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं और उन्हें एक अपॉर्चुनिटी वहाँ पर दिखाई देती है। अब वह अपॉर्चुनिटी उनको दिखाई देती है कि क्यों ना हम इसमें एक बैट लगाई जाए। तो वह 1.5 बिलियन की एक ऑर्डर फ्लो करते हैं जो कि सेल साइड का होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या हुआ। तो अगले दिन वो देखते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन उनको उनके एनालिसिस पर पूरा भरोसा था। तो उन्होंने देखा यार कुछ तो गड़बड़ है दया। तभी कुछ समय बाद जर्मन प्रेसिडेंट की न्यूज़ आती है कि मार्केट में जो करेंसी मार्केट है उसमें कुछ गड़बड़ चल रही है, मैनेज नहीं कर पा रहे। अब इससे जॉर्ज सोरोस को हिंट लग जाती है कि बाबा गड़बड़ तो पाउंड्स में ही है, तो क्यों ना हमें इस पर प्रेशर बनाया जाए और इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया जाए। तो वह क्या करते हैं, $10 बिलियन की एक बेट जो है, मतलब उस पर शॉर्ट सेल करते हैं। अब इतने बड़े ऑर्डर फ्लो के कारण जो है वहाँ पे ग्लोबल सिनारियोज भी वैसे वीक ही थे। अब इतने बड़े ऑर्डर फ्लो को जो के कारण दूसरे ट्रेडर जो हैं वह भी शॉर्ट सेल करने लग जाते हैं। अब एक दिन में ही इतना बड़ा जो है पोजीशंस क्रिएट होने लग जाती शॉर्ट साइड में कि बैंक ऑफ इंग्लैंड जिसे 27.6 बिलियन की मार्जिन ट्रेडिंग करनी पड़ जाती है, मतलब उधार के पैसे से डॉलर खरीदना पड़ जाता है। अब सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है, बैंक को लगने लग जाता है कि हम अब बैंकरप्सी की तरफ बढ़ने लगे हैं और इस सेलिंग प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाएंगे। और फाइनली क्या हुआ कि 16 सितंबर को शाम को 7 बजे ब्रिटेन ने अनाउंस किया कि हम को शायद ERM छोड़ना पड़ेगा। और क्या होता है उसके बाद में भूचाल आ जाता है मार्केट में, अफरा तफरी मच जाती है और जो है पाउंड्स 15% डॉलर के अगेंस्ट में गिर जाता है। और उस समय जॉर्ज सोरोस जिन्होंने इतनी बड़ी पोजीशन ली थी वह एक दिन में $1 बिलियन का प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलते हैं। और उस दिन जो है वेडनेसडे का दिन होता है और आज वह दिन ब्लैक वेडनेसडे के नाम से जाना जाता है। और ये जो शख्सियत है, जो ट्रेडर हैं, इनको एक टैग दिया जाता है कि द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो गाइस इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सही समय पर सही स्ट्रेटजी के साथ में अगर हम काम करें तो बहुत कुछ हम अचीव कर सकते हैं। इस तरीके की और भी वीडियोस आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा कर जाना, ताकि आपको जो है इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव स्टोरीज, मोटिवेशनल स्टोरीज सभी सही समय पर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।